गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं पंकज कुमार करम विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान की ओर से ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपनी इस वीडियो में क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 9 एंजाइम के बारे में अध्ययन करेंगे। एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम की संरचना किस प्रकार की होती है तथा एंजाइमों का इतिहास क्या है, इन सारी बातों का अध्ययन आज हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। चलो तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्प्रेरक के बारे में। उत्प्रेरक क्या होते हैं? हमें मालूम है सामान्यतः रासायनिक अभिक्रियाओं की दर, सामान्यतः कोई भी अभिक्रिया हो उसकी दर अभिकारकों की सांद्रता, ताप तथा उसमें उपस्थित एंजाइम आदि कारकों पर निर्भर करती है। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऐसे कारक उपस्थित होते हैं जो स्वयं अपरिवर्तित हुए बिना रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं तो वे सभी पदार्थ या वे सभी क्रियाएं उत्प्रेरण कहलाती हैं। और वो पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया को परिवर्तित कर देता है तथा स्वयं अपरिवर्तित रहता है, वे सारे पदार्थ उत्प्रेरक कहलाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित वे पदार्थ जो स्वयं अपरिवर्तित हुए रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है तो वे पदार्थ उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्या उत्प्रेरक एंजाइम हो सकते हैं? चलो तो इसकी जानकारी इस वीडियो से प्राप्त करते हैं। सबसे पहले जानकारी लेते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक होते क्या हैं, आप भी मेरे साथ नोट कर लीजिए। सभी रासायनिक अभिक्रियाओं की दर सभी रासायनिक अभिक्रियाओं की दर प्राय अभिकारकों की सांद्रता अभिकारकों की सांद्रता कोमा ताप कोमा एंजाइमों की क्रियाशीलता, एंजाइमों की क्रियाशीलता आदि कारकों पर निर्भर करती है। आदि कारकों पर निर्भर करती है। कोई भी जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है उसकी मुख्य दर अभिकारकों की सांद्रता, ताप एवं उसमें उपस्थित एंजाइमों की क्रियाशीलता पर निर्भर करती है। यदि उस अभिक्रिया में कुछ ऐसे पदार्थ, ऐसे कारक उपस्थित हों जो स्वयं अपरिवर्तित हुए बिना रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित कर दें, परिवर्तित कर दें, तो वो पदार्थ उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो लिखिए, क्रियाशीलता आदि कारकों पर निर्भर करती है। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित वे कारक या पदार्थ, वे कारक जो स्वयं अपरिवर्तित हुए, रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित
कर देते हैं तो उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। तो उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। ये तो हमने जाना। उत्प्रेरक होते क्या हैं? उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित होकर स्वयं तो अपरिवर्तित रहते हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया को वो परिवर्तित कर देते हैं। तो वो सभी पदार्थ उत्प्रेरक कहलाते हैं। अब बात करते हैं, क्या एंजाइम भी उत्प्रेरक होते हैं? क्या वो भी किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ कर सकते हैं या उन्हें बंद कर सकते हैं? चलो इसकी जानकारी भी प्राप्त करते हैं। आप जल्दी से उत्प्रेरक की परिभाषा को नोट कर लीजिए। चलो तो अब बात करते हैं एंजाइम के बारे में। क्या एंजाइम को उत्प्रेरक कह सकते हैं या एंजाइम भी किसी रासायनिक अभिक्रिया को परिवर्तित कर देते हैं? चलो इसका अध्ययन करते हैं। एंजाइम सजीव कोशिका में कुछ ऐसे कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है जो कोशिका में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो उन सभी कार्बनिक पदार्थों को विकर या जैव उत्प्रेरक कहते हैं। बिल्कुल हम कह सकते हैं जो एंजाइम होते हैं वो भी एक प्रकार के उत्प्रेरक ही होते हैं, जो सजीव कोशिका में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं। सजीव कोशिका में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया जैव रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैव रासायनिक अभिक्रिया को परिवर्तित करने के लिए जो कार्बनिक पदार्थ निर्मित होते हैं उन कार्बनिक पदार्थों को हम एंजाइम कहते हैं। तो एंजाइम भी एक प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं। चलो तो अब एंजाइम को और अच्छे से जानने का प्रयास करते हैं। एंजाइम होते क्या हैं? तो लिखते हैं एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम उच्च अणुभार, आप भी मेरे साथ नोट कर लीजिए, एंजाइम उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक प्रोटीन अणु होते हैं। तो एंजाइम को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? एंजाइम उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक प्रोटीन अणु होते हैं जो कि जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं। तो उन्हें एंजाइम कहते हैं। एंजाइम जीवित कोशिकाओं में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं। जैव रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? सजीव कोशिका में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को जैव रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एंजाइम जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं जो जीवित कोशिका में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं। इसके साथ साथ ये एंजाइम रासायनिक अभिक्रिया के ताप को बढ़ाए बिना ही उन्हें उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से एंजाइम को हम परिभाषित कर सकते हैं। एंजाइम उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक प्रोटीन अणु होते हैं जिनका निर्माण जीवित कोशिका में होता है। एंजाइम जीवित कोशिका में हो रही रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं। इसके साथ साथ ये रासायनिक अभिक्रिया के ताप को बढ़ाए बिना ही उसे उत्प्रेरित कर देते हैं। तो आज हमने अपनी इस वीडियो के माध्यम से एंजाइम की परिभाषा को अच्छे से जाना।
चलो तो अब हम बात करते हैं एंजाइम के इतिहास के बारे में। एंजाइम की खोज किसने की, एंजाइम शब्द देने वाले वैज्ञानिक कौन थे और कौन कौन ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने एंजाइम पर कार्य किया और उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। चलो तो अब एंजाइमों के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। एंजाइम शब्द देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, किस वैज्ञानिक ने एंजाइम को सबसे पहले खोजा और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। आप एंजाइमों के इतिहास को जरूर याद रखिएगा। बोर्ड परीक्षाओं में छोटे क्वेश्चन के रूप में इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1। कोहने नामक वैज्ञानिक ने सन 1878 में सर्वप्रथम एंजाइम शब्द का प्रयोग किया। सबसे पहले एंजाइम शब्द को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक हैं कोहने। उन्होंने एंजाइम शब्द को प्रयुक्त किया। कोहने ने 1878 में सर्वप्रथम एंजाइम शब्द का प्रयोग ईस्ट विलियन के किण्वन के लिए किया था। उन्हें ईस्ट कोशिकाओं की जब किण्वन क्रिया की थी तो उस किण्वन क्रिया के लिए उन्होंने एंजाइम शब्द का प्रयोग किया था। हम कह सकते हैं एंजाइम शब्द देने वाले वैज्ञानिक कोहने हैं। उसके पश्चात बुकनर नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम ईस्ट कोशिकाओं में जाइमेज एंजाइम को खोजा, जो कि सबसे प्रथम खोजा जाने वाला एंजाइम है। सबसे पहले जिस एंजाइम की खोज हुई थी वो एंजाइम है जाइमेज एंजाइम, जिसकी खोज बुकनर नामक वैज्ञानिक ने ईस्ट कोशिकाओं में की थी। बोर्ड परीक्षाओं में क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले खोजे जाने वाले एंजाइम का नाम बताइए तथा किस वैज्ञानिक द्वारा किन कोशिकाओं में इस एंजाइम की खोज की गई थी। तो आप आसानी से बता सकते हो। बुकनर नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम ईस्ट कोशिकाओं में जाइमेज एंजाइम की खोज की, जो कि सर्वप्रथम खोजा जाने वाला एंजाइम है। अब उसके बाद बात करते हैं सुमनर नामक वैज्ञानिक ने यूरिएज नामक एंजाइम को क्रिस्टलीय रूप में प्राप्त किया था। यूरिएज नामक एंजाइम का क्रिस्टलीकरण उन्होंने बीज में से किया था। उसके पश्चात बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले एंजाइम की जैव उत्प्रेरक के रूप में पहचान की थी। बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने ही बताया था कि एंजाइम रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं। तो आप इसे अच्छे से याद रखिए। बर्जीलियस नामक ने सर्वप्रथम एंजाइमों को जैव उत्प्रेरक के रूप में काम लिया था या पहचान की थी। उसके पश्चात फीटज व लिपमैन वैज्ञानिक है फीटज लिपमैन ने सह एंजाइम की खोज की। हम आगे बढ़ेंगे एंजाइम की संरचना, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सह एंजाइम क्या होते हैं। उसके पश्चात सेक और अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने अप्रोटनीय एंजाइम, जिसे राइबोजाइम कहते हैं, की खोज की। आप इसे भी याद रखिए। क्वेश्चन बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है किसी एक अप्रोटनीय एंजाइम का नाम बताइए, तो आप आसानी से बता सकते हो राइजोजाइम एंजाइम अप्रोटनीय एंजाइम होता है, जिसका निर्माण आरएनए के द्वारा किया जाता है। अर्थात कह सकते हैं राइबोजाइमल एंजाइम मुख्यतः आरएनए द्वारा निर्मित होता है। अब उसके बाद आगे चलते हैं। इमिल फिशर नामक वैज्ञानिक है जिसने एंजाइम की क्रियाविधि के लिए ताला कुंजी सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ये क्वेश्चन भी बोर्ड परीक्षाओं में आ चुका है। ताला कुंजी सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया, तो आप इसे भी आसानी से बता सकते हो। इमिल फिशर नामक वैज्ञानिक द्वारा एंजाइम क्रियाविधि के लिए ताला कुंजी सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। अब सबसे अंतिम टॉपिक सुमनर, नार्थरोज व स्टेनले। सुमनर, नार्थरोज व स्टेनले नामक वैज्ञानिक को प्रोटीन से संबंधित कार्य के आधार पर सर्वप्रथम 1947 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। याद रखिए, सुमनर, नार्थरोज व स्टेनले को प्रोटीन से संबंधित कार्य के लिए सन 1947 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार इतिहास के रूप में कुछ वैज्ञानिक जो एंजाइम और उसकी क्रियाविधि से संबंधित हैं, आप उसे याद रखिए। बोर्ड परीक्षाओं में इस टॉपिक से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। उन्हें रिवाइज कर लेते हैं। कोहने नामक वैज्ञानिक ने 1878 में सर्वप्रथम
एंजाइम शब्द का प्रयोग ईस्ट विलियन के किण्वन के लिए किया था। बुकनर ने सर्वप्रथम ईस्ट कोशिकाओं में जाइमेज एंजाइम की खोज की, जो कि सबसे पहले खोजे जाने वाला एंजाइम है। सुमनर नामक वैज्ञानिक ने यूरिएज एंजाइम की खोज बीज के क्रिस्टलीकरण रूप में प्राप्त किया था, अर्थात यूरिया एंजाइम को बीज के माध्यम से प्राप्त किया था। बर्जिलियस ने सर्वप्रथम एंजाइम की जैव उत्प्रेरक के रूप में पहचान की। बर्जिलियस नामक ने बताया एंजाइम होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं। फीटज लिपमैन ने सह एंजाइम को खोजा। सैक और अल्टमैन ने एप्रोटीनीय एंजाइम, जिसे राइबोजाइम कहते हैं, की खोज की थी। एमिल फिशर ने एंजाइम के तालाकुंजी सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। उसके पश्चात सुमनर, नार्थरोज व स्टेनले को प्रोटीन से संबंधित कार्य करने के आधार पर सन 1947 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो हमने अब एंजाइमों के इतिहास का अच्छे से अध्ययन किया। अब बात करते हैं एंजाइम की संरचना कैसी होती है, एंजाइम किस रूप में दिखाई देता है, एंजाइम की संरचना में कितने भाग होते हैं। आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। चलो अब एंजाइम अणु की संरचना की जानकारी प्राप्त करते हैं। एंजाइम की संरचना होती कैसी है, इसके कितने रूप होते हैं, चलो उसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले मोस्ट बात करते हैं, सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। हमने एंजाइम की परिभाषा में जानकारी प्राप्त की थी, जो एंजाइम होते हैं वो मुख्यतः प्रोटीन अणु से निर्मित होते हैं। तो बात करते हैं एंजाइम की संरचना के बारे में। सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, किंतु यह आवश्यक नहीं होता है कि सभी प्रोटीन एंजाइम हो। ये तो निर्धारित है प्रोटीन का निर्माण निर्धारित है एंजाइम का निर्माण मुख्यतः प्रोटीन अणु से होता है, अर्थात एंजाइम प्रोटीन अणु से मिलकर बनते हैं। लेकिन यह आवश्यक नहीं होता कि सभी प्रकार की प्रोटीन एंजाइम का कार्य करे या सभी प्रकार की प्रोटीन एंजाइम हो, यह आवश्यक नहीं होता है। तो एंजाइम की संरचना को पढ़ते हैं। एंजाइम की संरचना को पढ़ने से पहले हम एंजाइम के प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। एंजाइम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सहयुग्मी सरल एंजाइम, और नंबर 2 सहयुग्मी या होलो एंजाइम। सहयुग्मी या होलो एंजाइम। हम बात कर रहे हैं एंजाइम की संरचना के बारे में। सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं होता कि सभी प्रोटीन एंजाइम हो। एंजाइम को दो समान भागों में विभक्त किया जा सकता है, सरल एंजाइम और नंबर 2 सहयुग्मित एंजाइम। अब बात करते हैं सरल एंजाइम होते क्या हैं। सरल एंजाइम ऐसे एंजाइम जिनका निर्माण पूर्ण प्रोटीन से होता है, तो उन्हें सरल एंजाइम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल पूछे तो लाइपेज, ट्रिप्सिन, यूरिएज आदि एंजाइम सरल एंजाइम कहलाते हैं। इसके साथ सहयुग्मित या होलो एंजाइम क्या होते हैं। ऐसे एंजाइम जिसके
ऐसे एंजाइम जिसके अधिकांश भाग में ऐसे एंजाइम जिसके अधिकांश भाग में प्रोटीन के साथ अप्रोटीनीय ऐसे एंजाइम जिसके अधिकांश भाग में प्रोटीन के साथ अप्रोटीनीय भाग भी जुड़ा होता है, तो उसे सहयुग्मित या होलो एंजाइम सहयुग्मित या होलो एंजाइम या पूर्ण एंजाइम या पूर्ण एंजाइम कहते हैं। या पूर्ण एंजाइम कहते हैं। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं होलो एंजाइम? अभी हम पढ़ा था राइबोसोमल एंजाइम। तो हम बता सकते हैं एंजाइम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सरल एंजाइम और सहयुग्मित एंजाइम। सरल एंजाइम क्या होते हैं? ऐसे एंजाइम जिनका निर्माण पूर्ण रूप से प्रोटीन के द्वारा होता है, तो उन एंजाइम को हम सरल एंजाइम कहते हैं। जैसे लाइपेज, ट्रिप्सिन, यूरिएज आदि एंजाइम। इसके अतिरिक्त सहयुग्मित या होलो एंजाइम वो क्या होते हैं? ऐसे एंजाइम जिसके निर्माण में अधिकांश भाग प्रोटीन का तथा कुछ भाग अप्रोटीनीय का भी उपस्थित होता है। अर्थात ऐसे एंजाइम जिनके अधिकांश भाग में प्रोटीन के साथ अप्रोटीनीय भाग भी जुड़ा होता है, तो उन एंजाइमों को सहयुग्मित या होलो एंजाइम कहते हैं। एग्जाम्पल, राइबोसोमल एंजाइम एक होलो एंजाइम का उदाहरण माना जाता है। आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं होलो एंजाइम। होलो एंजाइम का निर्माण कैसे होता है, इसके कितने भाग होते हैं। चलो अब आगे अध्ययन करते हैं सहयुग्मित या होलो एंजाइम। हमने जैसा कि इसकी परिभाषा में बताया, ऐसे एंजाइम जिनके अधिकांश प्रोटीन भाग के साथ कुछ अप्रोटीनीय भाग भी जुड़े होते हैं, तो वे सभी एंजाइम सहयुग्मित या होलो एंजाइम कहलाते हैं। होलो एंजाइम अणु की संरचना मुख्यतः दो भागों से मिलकर बनी होती है। नंबर 1 प्रोटीन युक्त भाग जिसे एपो एंजाइम कहते हैं। नंबर 2 अप्रोटीनीय भाग जिसे सहकारक कहते हैं। तो हम कह सकते हैं प्रोटीन युक्त भाग प्लस में अप्रोटीनीय भाग, अर्थात एपो एंजाइम प्लस में सहकारक, दोनों भाग मिलकर किसका निर्माण करते हैं? होलो एंजाइम या सहयुग्मित एंजाइम का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं प्रोटीन युक्त भाग, इसको बोलते हैं एपो एंजाइम, प्लस में सहकारक अप्रोटीनीय भाग, सहकारक आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? आपस में मिलकर होलो एंजाइम या पूर्ण एंजाइम का निर्माण करते हैं। पूर्ण एंजाइम का निर्माण करते हैं। चलो तो अब हम बात करते हैं अप्रोटीनीय भाग सहकारक के बारे में या होलो एंजाइम अणु की संरचना के बारे में। अब हम अध्ययन करेंगे होलो एंजाइम या पूर्ण अणु की संरचना के बारे में। होलो एंजाइम अणु की संरचना कैसी होती है? सबसे पहले हम एक एंजाइम अणु की संरचना का आरेख बनाते हैं। इस प्रकार से हमने एक एंजाइम अणु की संरचना का आरेख बनाया। एपो एंजाइम
प्लस में सहकारक, दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? होलो एंजाइम या सहयुग्मित एंजाइम का। अर्थात कह सकते हैं अधिकांश एंजाइम के प्रोटीन भाग के साथ कुछ मात्रा में अप्रोटीनीय भाग भी जुड़ा होता है। तो इस प्रकार से एंजाइम की संरचना को हम बना सकते हैं, एंजाइम अणु की संरचना को बना सकते हैं। या तो इस रूप में एंजाइम के अणु की संरचना को बना सकते हैं या फिर इस रूप में एंजाइम अणु की संरचना को हम बना सकते हैं। इस प्रकार से अणु की संरचना को हम बना सकते हैं। हम बात कर रहे हैं होलो एंजाइम या पूर्ण एंजाइम की संरचना के बारे में। हमने इसकी परिभाषा में बताया होलो एंजाइम या पूर्ण एंजाइम का निर्माण प्रोटीन युक्त भाग एवं अप्रोटीन युक्त भाग से मिलकर होता है। तो आप इस डायग्राम में इसका नामांकन लिखते हैं, नामांकन भी करते हैं। जो प्रोटीन युक्त भाग है, ये वाला भाग प्रोटीन युक्त भाग, प्रोटीन युक्त भाग ये वाला भाग कहलाता है एपो एंजाइम। जो प्रोटीन युक्त भाग है एंजाइम की संरचना में वो कहलाता है एपो एंजाइम। इसी प्रकार यदि दूसरे आरेख में नाम लिखें तो ये वाला भाग जो मैं डार्क पेन से दिखा रहा हूँ ये भी प्रोटीन से निर्मित है, इसे भी हम कह सकते हैं एपो एंजाइम। ठीक है, एपो एंजाइम कहते हैं। अब बचा नीचे वाला शेष भाग, ये वाला जो अप्रोटीनीय भाग है। ये वाला भाग कौन सा भाग है? अप्रोटीनीय भाग। अप्रोटीनीय भाग जिसे हम क्या कहते हैं? इस भाग को हम कहते हैं सहकारक। तो ये डायग्राम एक होलो एंजाइम की पूर्ण संरचना को बताता है। चलो तो आप इस संरचना का अच्छे से अध्ययन करते हैं। सहयुग्मित या होलो एंजाइम, प्राय होलो एंजाइम अणु की संरचना में दो भाग होते हैं। नंबर 1 प्रोटीन युक्त भाग जो एपो एंजाइम कहलाता है। नंबर 2 अप्रोटीनीय भाग जो सहकारक कहलाता है। जो सहकारक होते हैं इसका निर्माण अर्थात अप्रोटीनीय भाग का निर्माण 3 भागों से मिलकर होता है। 3 भागों से मिलकर होता है। कौन कौन से 3 भाग? नंबर 1 प्रोस्थेटिक समूह, प्रोस्थेटिक समूह। नंबर 2, आप इसे डायग्राम को बना लीजिए। अब बात करते हैं इसकी संरचना के बारे में। आपने इसका डायग्राम बना लिया होगा। तो अब हम बात करते हैं अप्रोटीनीय भाग। अप्रोटीनीय या सहकारक का निर्माण 3 भागों से मिलकर होता है। कौन कौन सा? प्रोस्थेटिक समूह, नंबर 2 सह एंजाइम और नंबर 3 सक्रिय कारक। तो अब बात करते हैं प्रोस्थेटिक समूह क्या होते हैं, सह एंजाइम क्या होते हैं और सक्रिय कारक क्या होते हैं। हम बात करें होलो एंजाइम या पूर्ण एंजाइम की संरचना। होलो एंजाइम या पूर्ण एंजाइम की संरचना 2 भागों से मिलकर बनी होती है। एक तो वह भाग जो मुख्यतः प्रोटीन युक्त होता है वो कहलाता है एपो एंजाइम। इसके अलावा प्रोटीन युक्त भाग में कुछ अप्रोटीनीय भाग भी पाया जाता है जो कहलाता है अप्रोटीनीय या सहकारक। ये तो होलो एंजाइम के अणु की संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं सहकारक। सहकारक का निर्माण 3 भागों से मिलकर होता है, प्रोस्थेटिक समूह, सह एंजाइम या सक्रिय कारक। अब हमने डायग्राम होलो एंजाइम का एक डायग्राम बनाया जिसमें नामांकित किया है प्रोटीन युक्त भाग एपो एंजाइम, और जो डार्क पेन से मैंने दिखाया है ये अप्रोटीनीय भाग है जो प्रोटीन अणु में धंसा हुआ है जो सहकारक कहलाता है। सहकारक का निर्माण 3 भागों से होता है, प्रोस्थेटिक समूह, सह एंजाइम और सक्रिय कारक। चलो तो अब इस डायग्राम को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। हम कह सकते हैं होलो एंजाइम एक पूर्ण एंजाइम की संरचना लिए होता है क्योंकि इसमें प्रोटीन युक्त भाग एवं अप्रोटीन युक्त भाग दोनों शामिल होते हैं। आप कंफ्यूज मत हो जाना। एंजाइम की संरचना में हम होलो एंजाइम की संरचना का अध्ययन करते हैं क्योंकि होलो एंजाइम को पूर्ण एंजाइम कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण प्रोटीनीय एवं अप्रोटीनीय दोनों भागों से मिलकर होता है। तो चलो बात करते हैं सहकारक के 3 भाग। प्रोस्थेटिक समूह। प्रोस्थेटिक समूह क्या है? यह भाग इस संरचना में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रोस्थेटिक समूह मुख्यतः प्रोटीन युक्त भाग में धंसा हुआ
अप्रोटीनीय भाग होता है। हम कह सकते हैं प्रोटीन युक्त भाग में धसा हुआ अप्रोटीनीय भाग जो पूर्ण रूप से टाइट या दृढ़ रूप में धसा हुआ है, जिसे आसानी से अलग नहीं किया जा सकता, तो वो भाग क्या कहलाता है? प्रोस्थेटिक समूह कहलाता है। प्रोस्थेटिक समूह के एग्जाम्पल साइटोक्रोम या फ्लेवोप्रोटीन माने जाते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रोटीन युक्त भाग में यदि कोई अप्रोटीन युक्त भाग अत्यधिक टाइट या दृढ़ रूप में धसा हुआ है, जिसे आसानी से अलग नहीं किया जा सकता, तो वह भाग कहलाता है प्रोस्थेटिक समूह। इसके एग्जाम्पल साइटोक्रोम व फ्लेवोप्रोटीन। अब बात करते हैं नंबर 2, सह एंजाइम। इसे हम बोल सकते हैं, दूसरा नाम भी होता है को एंजाइम। को एंजाइम प्रोस्थेटिक समूह और सह एंजाइम दोनों कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं या कार्बनिक के भाग होते हैं। अब बात करते हैं सह एंजाइम। सह एंजाइम क्या होता है? सह एंजाइम भी प्रोटीनीय भाग में धसा हुआ अप्रोटीनीय भाग का हिस्सा होता है। जो प्रोटीनीय युक्त भाग तुम्हें दिखाई दे रहा है, उसमें धसा हुआ यह भाग यदि अप्रोटीनीय है और ये ढीले रूप में उपस्थित है, जिसको आसानी से अलग किया जा सकता है, अर्थात प्रोटीन अणु में से अप्रोटीनीय भाग को आसानी से अलग किया जा सकता है, तो वो भाग कहलाता है सह एंजाइम या को एंजाइम। ठीक है, इसके एग्जाम्पल NADCOA, NADP, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। अब आते हैं सक्रिय कारक। सक्रिय कारक मुख्य रूप से धातु होते हैं। सक्रिय कारक मुख्य रूप से धातु होते हैं। ये भी प्राय प्रोटीन युक्त भाग में धसे होते हैं, लेकिन इन्हें आसानी से निकाला जा सकता है। इसके एग्जाम्पल KFeCu, Mg आदि धातु होते हैं। तो आपको अच्छे से एंजाइम अणु की संरचना समझ में आ गई होगी। एक बार पुनः रिपीट कर लेते हैं। एंजाइम अणु की संरचना। एंजाइम अणु की संरचना में हमने सबसे पहले जाना सभी एंजाइम मुख्यतः प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं होता कि सभी प्रोटीन एंजाइम हो। एंजाइम की संरचना को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1 सरल एंजाइम और नंबर 2 सहयुग्मित या होलो एंजाइम। सरल एंजाइम क्या होते हैं? वे एंजाइम जिनका निर्माण पूर्ण रूप से प्रोटीन से होता है, तो वे एंजाइम सरल एंजाइम कहलाते हैं, जैसे ट्रिप्सिन, यूरिएज आदि एंजाइम। उसके पश्चात सहयुग्मित या होलो एंजाइम ऐसे एंजाइम जिसके अधिकांश प्रोटीनीय भाग में कुछ अप्रोटीनीय भाग भी उपस्थित होते हैं, तो उस एंजाइम को हम सहयुग्मित होलो एंजाइम कहते हैं। होलो एंजाइम अणु की संरचना दो भागों से मिलकर बनी होती है। नंबर 1 प्रोटीन युक्त भाग जिसे एपो एंजाइम कहते हैं। नंबर 2 अप्रोटीनीय भाग जिसे सहकारक कहते हैं। सहकारक का निर्माण 3 भागों से मिलकर होता है। नंबर 1 प्रोस्थेटिक समूह, सह एंजाइम और सक्रिय कारक। अब बात करते हैं एपो एंजाइम प्लस सहकारक होलो एंजाइम अणु की संरचना के बारे में। हमने बोर्ड पे होलो अणु की संरचना को निरूपित किया। इस निरूपित भाग में हमने प्रोटीन युक्त भाग को दर्शाया जिसे एपो एंजाइम का, और कुछ मात्रा में अप्रोटीन युक्त भाग जो एंजाइम में धसा हुआ है उसे अप्रोटीनीय भाग या प्रोस्थेटिक समूह का। चलो तो अब हम बात करते हैं सहकारक अप्रोटीनीय भाग। प्रोटीन युक्त अणु में अप्रोटीनीय भाग 3 रूपों में धसा रह सकता है। कौन कौन से? नंबर 1 प्रोस्थेटिक समूह, नंबर 2 सह एंजाइम और नंबर 3 सक्रिय कारक। प्रोस्थेटिक समूह में यदि प्रोटीन युक्त भाग में अप्रोटीनीय भाग दृढ़ रूप में धसा हुआ होता है, जिसे आसानी से अलग नहीं किया जा सकता, तो उसको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक समूह। इसके विपरीत इसके पश्चात सह एंजाइम। यदि प्रोटीन युक्त भाग में अप्रोटीनीय भाग ढीले रूप में बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो उसे हम कहते हैं सह एंजाइम या को एंजाइम, जिसके एग्जाम्पल NADCOA, NADP। इसके पश्चात सक्रिय कारक। सक्रिय कारक मुख्य रूप से धातु के रूप में उपस्थित होते हैं, जैसे KFeCu, Mg। इन्हें अप्रोटीन रूप में अलग आसानी से निकाला जा सकता है। तो आपको होलो एंजाइम अणु की संरचना अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलो तो अब हम बात करते हैं कि परिभाषाओं के बारे में। प्रोस्थेटिक समूह, सहकारक, सक्रिय कारक और अप्रोटीनीय भाग एपो एंजाइम के बारे में आप इसे जल्दी से बना लीजिए। चलो तो अब अप्रोटीनीय भाग सहकारक के भागों की परिभाषाओं को नोट कर लेते हैं। सहकारक 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार से प्रोटीन भाग में उपस्थित हो सकते हैं। नंबर 1 प्रोस्थेटिक समूह,
जब होलो एंजाइम मतलब प्रोटीन भाग और अप्रोटीन भाग दोनों आपस में मिलकर अर्थात सहकारक और प्रोस्थेटिक समूह, सहकारक और एपो एंजाइम दोनों मिलकर एंजाइम का निर्माण करते हैं तो वो होलो एंजाइम कहलाता है। प्रोस्थेटिक समूह जब होलो एंजाइम के प्रोटीनीय भाग में कार्बनिक अप्रोटीनीय भाग सघनता व दृढ़ता से जुड़ा हुआ होता है अर्थात प्रोटीन युक्त भाग से अप्रोटीन भाग को आसानी से निकाला नहीं जा सकता है तो उसे हम प्रोस्थेटिक कहते हैं। एग्जाम्पल साइटोक्रोम, फ्लेवोप्रोटीन आदि। उसके पश्चात सहकारक या कोएंजाइम जब होलो एंजाइम के प्रोटीनीय भाग से कार्बनिक अप्रोटीनीय भाग ढीला एवं सरल रूप में जुड़ा हुआ होता है अर्थात उसे आसानी से निकाला जा सकता है और निकालने के पश्चात उन्हें वापस आसानी से प्रवेश भी कराया जा सकता है तो उसे हम सह एंजाइम कहते हैं। एग्जाम्पल NADCOA, NADPH। उसके बाद सक्रिय कारक मतलब ये प्राय धातु होते हैं जो प्राय लवणों के रूप में कार्य करते हैं। इनका मुख्य कार्य एंजाइम व सबस्ट्रेट के मध्य ब्रिज सेतु निर्माण करने का होता है। धातु के रूप में ये KCU, Fe, Mn, Mg, Zn आदि के रूप में उपस्थित होते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया सहकारक के तीनों प्रकार के बारे में, तीनों भागों के बारे में। अब हम पढ़ते हैं नंबर 1 प्रोटीन युक्त भाग के बारे में जिसे हम एपो एंजाइम कहते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं प्रोटीन भाग जिसे एपो एंजाइम कहते हैं। ये क्या होता है? यह एंजाइम का मुख्य भाग होता है जो पूर्ण रूप से प्रोटीन से निर्मित होता है। इस भाग में प्रोटीन कोलाइडी प्रकृति का होता है जो कि एंजाइम को प्रति इकाई क्षेत्र उपलब्ध कराने का कार्य करता है। एपो एंजाइम भाग में कुछ विशिष्ट स्थल होते हैं उन विशिष्ट स्थलों पर अभिकारक आकर जुड़ते हैं। इस कारण इस क्षेत्र में पाए जाने वाले कुछ विशिष्ट स्थलों को सक्रिय स्थल कहते हैं। सक्रिय स्थल पर बाहर से अभिकारक आकर जुड़ते हैं तो इस प्रकार होलो एंजाइम अणु की संरचना कंप्लीट होती है। अब छोटे से आरेख के माध्यम से उसे आसानी से समझा जा सकता है। आप इसे नोट कर लीजिए। चलो अब एंजाइम अणु की संरचना का आरेख हम समझ लेते हैं जिसे हमें आज समझने में आसानी होगी। एंजाइम की संरचना को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। नंबर 1 सरल एंजाइम और नंबर 2 सहयुग्मित या होलो एंजाइम। ठीक है, होलो एंजाइम इसका निर्माण दो भागों से होता है। कौन कौन से दो भाग थे? नंबर 1 प्रोटीन युक्त भाग जिसे हम कहते थे एपो एंजाइम, और नंबर 2 अप्रोटीनीय भाग जिसे हम कहते थे सहकारक। अप्रोटीनीय भाग एंजाइम में 3 रूपों में उपस्थित होता है या 3 प्रकार से उपस्थित हो सकता है। कौन कौन सा? नंबर 1 प्रोस्थेटिक, समूह के रूप में। नंबर 2 सहकारक के रूप में, सह एंजाइम के रूप में। और नंबर 3 सक्रिय कारक के रूप में। इस प्रकार से एक पूर्ण होलो एंजाइम को एक पूर्ण विकसित या पूर्ण सहरूपी एंजाइम माना जाता है। सहयुग्मित होलो एंजाइम को हम पूर्ण एंजाइम मानते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन युक्त भाग और अप्रोटीन युक्त भाग शामिल होता है। अच्छे से हमने सभी भागों का अध्ययन किया। इसके डायग्राम को हमने किस प्रकार से बनाया था? एक प्रोटीन युक्त अणु है
इस प्रोटीन युक्त अणु के मध्य में कुछ अतिरिक्त भाग जुड़ा हुआ है जो अप्रोटीनिक है। इसका नामकरण किया था हमने प्रोटीनीय भाग, जिसको नाम दिया था एपोएंजाइम। एपोएंजाइम के मध्य कुछ अप्रोटीनीय भाग धसे हुए थे जिसको हमने नाम दिया था सहकारक। सहकारक 3 रूपों में उपस्थित हो सकते हैं। कौन कौन से? प्रोस्थेटिक के रूप में, कोएंजाइम के रूप में और सक्रिय आयन के रूप में। तो ये पूरी संरचना जो बनाई थी वो थी होलो एंजाइम की संरचना। आपको एंजाइम की परिभाषा, एंजाइम के इतिहास एवं एंजाइम अणु की संरचना, होलो एंजाइम अणु की संरचना अच्छे से समझ में आ गई होगी। आने वाली वीडियो में हम एंजाइमों के विशिष्ट गुण और एंजाइम की क्रियाविधि का अध्ययन करेंगे। इसके लिए आप लगातार हमारे चैनल को देखते रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद।